Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place and you're keeping up with your schedule, your preparation, your revision. With this, let's begin with today's session where we'll cover these articles that you can see in front of you. जल्दी से एक glimpse ले लेते हैं कि हम क्या cover करेंगे so that you just have an idea in your mind and you stay connected till the end. So here we'll talk about Bhisham cubes. What are those? Why it is in न्यूज़ ये देखेंगे. अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे. प्राइम मिनिस्टर की हमारे जो भी यूक्रेन विजिट रही है वो पढ़ेंगे. जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, टू से सॉरी. इंडिया के स्पेस सेक्टर की बात करेंगे पेपर 3 एंड सीएजी की बात करेंगे इन डिटेल. राइट. सेशन अच्छा लगे तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ एवरी सेशन दैट गेट्स पब्लिश ऑन दिस प्लेटफॉर्म. Do share these sessions with your friends also, those who are preparing for UPSC or any government exam, so that they also get to know about it. And see, these sessions are relevant for every exam क्योंकि current affair है ना, but we take it to a depth जहाँ UPSC पूछ सकती है. Otherwise हर एक के लिए sessions हैं और अपनी attendance जल्दी से mark कर दीजिए by liking this lecture. So here you go with the first article. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी यूक्रेन में विजिट किया, कीव. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वहां पर दीज विषम क्यूब्स जो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट को गिफ्ट करी हैं. तो क्या है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं. इसकी फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री. मतलब देखो क्या है ना, ये मेडिकल यूनिट्स हैं, कॉम्पैक्ट मेडिकल यूनिट्स हैं. ये इमरजेंसी के टाइम पे इन्हें यूज किया जा सकता है. दे आर लाइक स्मॉल बॉक्सेस जिसके अंदर मेडिकल सप्लाईज पूरी है. सो द मेडिकल सप्लाईज आर पैक्ड इनटू अ स्मॉल, यू कैन से 15 इंच के बॉक्स के अंदर पूरी मेडिकल सप्लाई है. हर एक बॉक्स के अंदर वो ऑर्गेनाइज है प्रॉपर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंजरी, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मेडिकल नीड, ताकि इट इज एवरीथिंग बिकम्स ईजी टू फाइंड. डॉक्टर्स, नर्सेज, दे कैन रिस्पॉन्ड क्विकली इन इमरजेंसीज देयर. सो ये बॉक्सेस हैं, आप इनको ना they can be moved चाहे by air, by sea, by land, by even drones, क्योंकि हर एक बॉक्स का वेट लगभग लगा लो 20 किलो है. राइट. मतलब इतना है कि you can carry it to other places. तो मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट्स, दे आर पैक्ड इन दीज 15 इंच क्यूबिकल बॉक्स. ट्रांसपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एयर, लैंड, सी के थ्रू आप इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. 20 किलो तक का इसका वेट है एंड इट इज डिजाइंड टू बी कैरीड बाय एन इंडिविजुअल. ठीक है, ताकि आप स्विफ्टली और इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर पाओ. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. यहां पर 36 मिनी क्यूब्स एंड कम टुगेदर एंड दे क्रिएट वन मदर क्यूब. सो अगर दो मदर क्यूब, मतलब मिनी क्यूब्स हैं 36 मिनी क्यूब्स अगर साथ आएंगी तो आप उन्हें बोलोगे मदर क्यूब. तो ऐसे दो मदर क्यूब्स हैं एंड दे फॉर्म अ बिगर यूनिट, दैट इज दिस विषम क्यूब. ठीक है. अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ दीज मदर क्यूब्स. एक मदर क्यूब जो है that is designed to provide the basic care, first aid, shelter, food to 5 people also for up to 48 hours, मतलब 2 दिन लगा लो. The second mother cube is equipped for more advanced medical care like surgeries हो गई, 10 से 15 basic surgeries in a day it can handle. Right. So these medicines and equipments inside these cubes, they are properly organized, they are properly tracked using radio frequency identification, inventory management. ठीक है. देयर इज ऑल्सो अ स्पेशल ऐप, अ टैबलेट दैट इज प्रोवाइडेड जो 180 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है. दे आर प्रोवाइडेड फॉर ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस. अब थोड़े से और इसकी कैपेसिटी और फीचर्स की बात करते हैं. हर एक भीष्म क्यूब जो है इट कैन हैंडल अबाउट 200 इमरजेंसी केसेस. ट्रॉमा, बर्न्स, फ्रैक्चर, शॉक्स, ये केसेस जो हैं इट कैन हैंडल, इट कैन ट्रीट. So the cubes can also perform basic surgeries also. They are equipped to generate their own power, oxygen, हालांकि for a short time क्योंकि emergency के लिए है. They use artificial intelligence and data analytics. ये बहुत important point है जहां पर आप use कर सकते हो AI के अच्छी बातों को लेकर कि कहाँ कहाँ जब हम AI के सिर्फ negatives देखते हैं तो उसका positive क्या है. क्योंकि these cubes use AI, artificial intelligence, data analytics to help manage the medical services better. Right?
So this project is a part of Arogya Maitri, the India's effort to help other countries by providing these essential medical supplies to the developing nations. जब कोई डिजास्टर हिट हो, कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, तो उसके चलते है, एंड दिस प्रोजेक्ट इज देयर, उसी के चलते इट कम्स अंडर इट. दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव. ठीक है, आगे बढ़े. अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं. स्टेट गवर्नमेंट ने 4 गांव हैं जो रिजाइड करते हैं इनसाइड द कोर एरिया ऑफ अमराबाद टाइगर रिजर्व. तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली फाइनल गो अहेड दे दिया है कि आप इनकी रिलोकेशन करिए टू एन एरिया आउटसाइड. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अमराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में, बॉर्डर पे पड़ता है. इधर आंध्र प्रदेश देख लीजिए, नागार्जुना सागर श्रीसाइलम भी है. थोड़ा सा और नीचे चलो, फिर दंडेली अंशी है, भद्रा है, नागरहोल है. तो एक लाइन आपको मालूम होना चाहिए. ऊपर कवल है, तडोबा अंधेरी है, शयाद्री लगता है इधर साइड में. जस्ट अ रफ स्केच. तेलंगाना में नालगोंडा और नागर कुरनूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है. नल्लामला फॉरेस्ट का पार्ट है, ईस्टर्न घाट की ही पूरी चेन है वो, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में से है, उसमें से ये एक है. अगर कोर एरिया की बात करें, इन टर्म्स ऑफ कोर एरिया, तो ये सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है. पहले ये नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व का ही पार्ट था. मैंने भी आपको मैप में दिखाया ना, क्योंकि बॉर्डर पे पड़ता है. लेकिन जब दोनों स्टेट की बाइफर्केशन हुई तो उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो चला गया तेलंगाना के पास, और तब उसका नाम पड़ गया अमराबाद टाइगर रिजर्व. ठीक है, और जो उसका सर्दर्न पोर्शन है उसको तो आज भी आप नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व बोलते हो. यहाँ पर श्रीसाइलम डैम, नागार्जुना सागर डैम है. दे आर फेड बाय रिवर कृष्णा, और बाकी कुछ पेरेनियल स्ट्रीम्स भी हैं जो यहाँ से बहती हैं, जो इस टाइगर रिजर्व से ओरिजिनेट करती हैं. इस टाइगर रिजर्व में चेंचू ट्राइब है, एक मेजर ट्राइबल कम्युनिटी है जो रहती है. 30% ऑफ एरिया यहाँ पर पूरा डेंस ग्रास से कवर्ड है. बाकी इट इज स्कैटर्ड ऑल्सो इन अदर एडिशनल 20%. डोमिनेंट ट्रीज कुछ हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हो. और रही बात एनिमल्स की, तो टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, बर्ड स्पीशीज, ये कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. अब आपके पास होना चाहिए पेन एंड पेपर सो एज टू राइट नोट्स. अच्छा, जो कंटेंट मैं आपको यहाँ देती हूँ, जो हम डिस्कस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पैसे दे के जो चीज़ मिल रही है ना, उसकी वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पैसा लगा है तो सीरियसनेस आ जाती है. लेकिन द सेम क्वालिटी, द सेम कंटेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट. बस हमें कदर नहीं है. अगर इसी सेशन के पैसे लग जाएं, कोर्स खरीदना पड़े, तब आपको इनकी अहमियत, इनकी वैल्यू समझ आती है. तो जो फ्री में मिल रहा है उसका अच्छे से फ़ायदा लीजिए, अच्छे से पढ़िए. जो पढ़ाया जा रहा है, कोई मनी चार्ज नहीं हो रहा है. एंड इसीलिए कह रही हूँ कि डू शेयर दी सेशंस, एंड जो मैं आपको गाइड करती हूँ, एडवाइस करती हूँ, वो साथ साथ करते जाइए अपना काम, नोट्स बनाते जाइए. और अगर यहीं पर 10-20 हज़ार रुपये लगा दिए होते आपने और ये सेशंस आप देख रहे होते, तब आप बहुत सीरियस होते, तब आप कंसिस्टेंट होते, तब आप परसिस्टेंट होते, तब आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते, एक दिन भी नहीं छोड़ते. पैसे लगे हुए हैं, 1 रुपये भी अगर लग जाए ना, ह्यूमन टेंडेंसी है ये. फ्री ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग द सेम क्वालिटी ऑफ द सेशंस. टेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ इट. ठीक है जी. सो हेयर लेट्स टॉक अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू यूक्रेन नाउ. इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस कैसे हैं? और क्योंकि देखो ऐसा है कि पहले मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं. तो बहुत ही, और यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद तो ये एक बहुत ही स्पेशल विजिट हो जाती है. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया जाना जा रहा है कि हम न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं. हम न्यूट्रल नहीं हैं. हम महात्मा गांधी की धरती से, हम बुद्ध की धरती से हैं. तो हम जहाँ पीसफुल जो सिचुएशन होती है, हम पीस की तरफ हैं. हम न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आप न्यूट्रल हो जाओ, वो नहीं. हम न्यूट्रल नहीं है, हम पीस की तरफ हैं, हम शांति की तरफ हैं. ठीक है, तो चलते हैं इंडिया यूक्रेन के बायलेटरल रिलेशंस पे. अगर मैं पहले आपके साथ बात करूं पॉलिटिकल रिलेशंस की, तो पॉलिटिकल रिलेशंस के अंदर इंडिया ने यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया था दिसंबर 1991 में.
1992 में ऑफिशियली डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुए। इंडिया की एम्बेसी इन केव वो खुली 1992 में। दोनों कंट्रीज के बहुत फ्रेंडली रिलेशंस हैं, एजुकेशन पे, लीगल असिस्टेंस पे, स्पेस कॉपरेशन में काम किया है। स्पेस सेक्टर को लेके तो हमारा अगला आर्टिकल भी आएगा। फिर चलते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस पे, ट्रेड। 2024 के फर्स्ट हाफ में दोनों देशों के बीच की जो ट्रेड रही है वो है $1.07 बिलियन की। यूक्रेन एक्सपोर्टेड $0.41 बिलियन वर्थ गुड्स टू इंडिया। इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं 0.66 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू यूक्रेन। तो एक ट्रेड सरप्लस है यूक्रेन के साथ हमारा। जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं यूक्रेन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया वो है वेजिटेबल ऑयल्स, फैट्स, मेज, कॉर्न, कोयल, एंथ्रासाइट। जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन को वो क्या है? मेडिसिन, मिनरल फ्यूल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ये सब चीजें। आगे चलते हैं, डिफेंस के रिलेशन देख लेते हैं। Ukraine has been providing military technology, equipments to India also, and India is also, मतलब product that is used by Indian Air Force, one of the key product, R-27 air-to-air missile, which is used by the Indian Air Force, वो शेयर होता है। इंडिया का कल्चर इज वेरी पॉपुलर इन यूक्रेन। इंटरेस्ट इन डांस, योगा, फिलोसफी, आयुर्वेदा, स्पिरिचुअलिटी। 18,000 बच्चे हैं लगभग जो यूक्रेन पढ़ रहे हैं, मेडिकल डिग्रीज ले रहे हैं। और अगर आप सेशंस के साथ कंसिस्टेंट हो तो आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था कि इसी के चलते कि हमारे बच्चों को यूक्रेन जाना पड़ रहा है मेडिकल के लिए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी थी अभी पीछे स्वतंत्रता दिवस पे कि 75,000 सीटें, मेडिकल सीटें और लाई जाएंगी अगले 5 सालों के अंदर। तो यहां से कनेक्ट करो चीजों को। अब ये जो विजिट हुई है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो कि इस विजिट के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि वी सपोर्ट पीस। हम न्यूट्रल नहीं है, हम पीस की तरफ है। इंडिया की जो कमिटमेंट है टू पीस, कि इंडिया इजंट जस्ट न्यूट्रल बट इंडिया सपोर्ट्स, एंड इंडिया सपोर्ट्स पीस। वी हैव दिस लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ नॉन वायलेंस फ्रॉम बुद्धा, फ्रॉम गांधी, वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। यूक्रेन की नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, जो इनोसेंट बच्चों की जाने गई, दोज हु वर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट, उस पर डीप सोरो एक्सप्रेस किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, अभी मैंने आपको बताया, जो भीष्म क्यूब्स वो यूक्रेन को डोनेट करी हैं। मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं एक तरीके से। 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो हैं वो साइन किए हैं 4 एरियाज के अंदर। कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर, मेडिसिन, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन एड में, राइट? तो हम ये विजिट इंडिकेट कर रही है कि इंडियाज डिजायर टू प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल इन द ग्लोबल अफेयर्स। इट इज अ वे टू बैलेंस इट्स इन्फ्लुएंस अगेंस्ट अदर मेजर पावर्स लाइक चाइना, लाइक यूएस। सो इट एम्स टू रीबिल्ड एंड स्ट्रेंथन इंडियाज रिलेशनशिप विद यूक्रेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े विद द नेक्स्ट आर्टिकल। बात करते हैं आज स्पेस सेक्टर की। इंडिया का स्पेस सेक्टर पिछले कुछ टाइम से वी हैव दिस न्यू चैप्टर्स ऑफ इनोवेशन एंड एक्सप्लोरेशन इन द स्पेस सेक्टर। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड spacecraft on the moon. Aditya L1 solar mission. That mission focuses on studying sun. Gaganyaan human space flight program, where India is planning to prepare to send humans into space. Reusable launch vehicles, new satellite missions. So India के बड़े plans हैं, चाहे वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन ही क्यों ना सेट करना हो by 2035। और इन्हीं के चलते अभी पीछे क्या हुआ था 23 अगस्त, क्या होता है 23 अगस्त को? नेशनल स्पेस डे। लेकिन एक बात है कि हम ना फुल पोटेंशियल अपना रीच नहीं करे हैं अभी तक, और हमें भी जरूरत है टू फोकस ऑन कमर्शियलाइजिंग द स्पेस टेक्नोलॉजीज। इसरो कंटिन्यू करे टू लीड इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट कंट्री शुड ऑल्सो सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट स्पेस
companies, a very important point. So this transfer of operational tasks to NSIL क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, पढ़ा होगा सबने. So this thing and the rise of private players also in this sector, they are the positive steps. पर और एफर्ट्स लेने की जरूरत है अभी. हमने चाहे स्पेस साइंस में चाहे चंद्रयान हो, चाहे गगनयान हो, चाहे NSIL दैट इज प्लेइंग अ की रोल, चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो, वी हैव डन वेल. इंडिया की स्पेस पॉलिसी है 2023 की, जहां पर इट फोकसेस ऑन हाईलाइटिंग इसरोज फोकस ऑन रिसर्च डेवलपमेंट, ये सब कुछ है. इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग. NSIL साइंड अ डील ऑल्सो विद SpaceX, इन्होंने एक SpaceX के साथ डील साइन करी है on a mission. This is the name of the mission that is to be expected to be launched in 2025. लेकिन स्पेस सेक्टर में चैलेंजेस क्या हैं वो लिखिए, राइट डाउन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ आपके पास सवाल बन सकता है मेंस में लिखने के लिए. स्पेस सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं. एक तो आज भी प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड है. इंडिया की स्पेस एक्टिविटीज जो हैं दे आर मोस्टली डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज. प्राइवेट कंपनीज हैव अ वेरी स्मॉल रोल इन दी $78 बिलियन इंडिया की स्पेस इकोनॉमी में. जैसे कंपनीज हैं स्काई रूट एरोस्पेस, दे आर इमर्जिंग, बट स्टिल देयर इज अ लिमिटेड रोल. दूसरी दिक्कत चैलेंज है फंडिंग, इनसफिशिएंट फंडिंग. इंडिया का स्पेस बजट जो है इट इज वेरी लेस, बजट कॉन्स्टेंट है एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक USA. अगर 2023-24 की बात करूं तो इसरो का बजट जो था दैट वाज $1.7 बिलियन और नासा का $25.3 बिलियन. और ये लिमिटेड फंडिंग इफेक्ट करती है इसरो की एबिलिटीज को टू वर्क ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स एट वंस. गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो प्रोग्राम है इट हैज फेस डिलेज, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो. हर एक सेक्टर में एक जो मेन, ये सारे सेक्टर्स की दिक्कत भी है. फंडिंग हो गया. अच्छा, एक पॉइंट और है ब्रेन ड्रेन का पॉइंट. बहुत से टैलेंटेड इंडियन इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो प्रेफर करते हैं बाहर काम करना इन अदर सेक्टर्स, सैलरीज की वजह से, अपॉर्चुनिटीज की वजह से. फिर टेक्नोलॉजिकल गैप है, टेक्नोलॉजिकल गैप. अगला पॉइंट देखो, ये आपने लिख लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा है वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लेना एंड लिख लेना. आगे पॉइंट पे चलते हैं. देखो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं लेकिन लिमिटेड हैं. इंडिया हैज एग्रीमेंट्स विद ओवर 60 कंट्रीज बट कम है. दे आरंट एज डीप एज दे कुड बी. अंडर यूटिलाइज कोलैबोरेशंस हैं. ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में इंडिया अकाउंट्स फॉर लेस देन 2% ओनली. स्मॉल शेयर है ग्लोबल मार्केट में. हमारा स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडवोकेट है. स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी दिक्कतें हैं. स्पेस डेब्रीज को मैनेज करने में वी नीड इंप्रूवमेंट. यूनिवर्सिटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनके बीच में कोलैबोरेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ. तो कर क्या सकते हैं? यही जो चैलेंजेस हैं, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बूस्ट करो. जो टैलेंट बाहर गया है उसको लेकर आना है, तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर सैलरीज वो लेकर आओ, सो दैट यू कीप इंडियाज माइंडसेट ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द कंट्री ओनली. एडवांस टेक्नोलॉजीज, फोकस ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज लाइक क्वांटम कम्युनिकेशन. इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को और ज्यादा एक्सपैंड करो, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स लेकर आओ, वर्क विद नेबरिंग कंट्रीज, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो. राइट, दीज थिंग्स कैन बी डन. You establish guidelines to manage your space debris. Set up more centers to monitor it, to track the space debris.
यूनिवर्सिटीज के अंदर यू सेट अप सेंटर्स जहाँ पर बच्चे, इंडस्ट्रीज, इसरो साथ में काम करें ऑन इनोवेटिव स्पेस प्रोजेक्ट्स। तो ये सब किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल। CAG की बात करते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ CAG आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी बाय पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट कैन ऑलवेज ऑफर इट्स व्यूज ऑन द सेड रिपोर्ट। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जब CAG रिपोर्ट रिलीज करता है तो उसको रिव्यू और उसको पार्लियामेंट एग्जामिन कर सकती है। ये इंश्योर करता है कि जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो डिस्कस हुई हैं एंड assessed in a legislative context. Government has the opportunity to provide its perspective, feedback, response regarding CAG's report. तो हम बात करते हैं CAG के बारे में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपके GS पेपर 2 में लक्ष्मीकांत की बुक खोलनी है, वहां पर आपको ये चैप्टर मिलेगा। स्टैटिक है, कवर करना है, आज ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के अंदर ये है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है दैट इज एस्टैब्लिश, एक एपेक्स अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंस्पेक्टिंग, फॉर ऑडिटिंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स ऑफ बोथ वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो और अदर बॉडीज दैट आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, तो वहां पर उनकी ऑडिटिंग करना, कहाँ पैसा आ रहा है, ये सब देखना। अच्छा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में देयर शेल बी, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर शेल बी अ CAG, जो कि कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। और उनका रिमूवल उसी तरीके से होगा एंड ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। किन ग्राउंड्स पे किया जाता है, ये आपका होमवर्क है। 6 साल या फिर अगर आपकी एज अप टू 65 ईयर है, विच एवर इज अर्ली, ही और शी कैन होल्ड द ऑफिस। रिटायरमेंट के बाद, रेजिग्नेशन के बाद अपने ऑफिस से, CAG इज नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर एनी जॉब और ऑफिस अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, नो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। बेसिकली CAG का फंक्शन क्या है? ऑडिट द अकाउंट्स, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स को चेक करना, बेसिकली हाउ मनी इज स्पेंट फ्रॉम द मेन गवर्नमेंट फंड्स, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ताकि देखो पैसा सही से यूज हो रहा हो प्रॉपरली, ये काम है। लाइक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ही ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स, ऑडिट द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द बॉडीज। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस टू दैट। ही ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर कहें तो ही ऑडिट्स, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर कहते हैं तो CAG कैन ऑल्सो ऑडिट द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर अथॉरिटीज ऑल्सो, लोकल बॉडीज ऑल्सो, अगर स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करी गई हो तो। ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑल्सो विद रिगार्ड टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट शैल बी केप्ट। बेसिकली helps president decide how the accounts for central and state government should be organized. CAG report prepare करते हैं. It submits 3 main types of report to the president: appropriation, audit report on appropriation accounts, on finance accounts, on public undertakings. Right? जब प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट रिसीव करते हैं वो पार्लियामेंट दोनों हाउसेस के उनको प्रेजेंट करते हैं. Right? So these are the things that you have to cover. For this particular session, this was it. I hope you enjoyed. I hope you learned. And do share these sessions. Mark your attendance by liking the lecture and do share your feedback in the comment section. बहुत अच्छा लगता है आपके feedbacks देखकर. तो do give your feedbacks in the comment section. I do read and it feels great to see your feedbacks. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning. All the best. Thank you.